हेलो एवरीवन, कैसे हो भी आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे। आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। लॉकडाउन का टाइम है तो समस्या सबके साथ बनी हुई है एक अपनी। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते हुए कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड हो रहे हैं आपके आगे जो अनअकैडमी पे जो मैं क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, उन्हीं लेक्चर्स को मैं यहाँ पर आपको दूंगा। सेम एज इट इज़ पीपीटी फॉर्म में वही सेम कंटेंट होगा बच्चे। ठीक है, लेकिन वो लाइव सेशन होते हैं, ये आपके पास स्ट्रीमिंग करके नहीं डलेंगे, ये आपके पास प्राइम के थ्रू डल जाएंगे वहाँ पर। तो जिसमें आप लाइव की तरह देख सकते हो इन क्लासेस को, कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से करोगे। देन मैं कभी ये चीज़ के बारे में आपको नहीं बोलूँगा कि आप इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कंटेंट में दम लगे तो लाइक कीजिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी तरीके से आपको शेयर करना। सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, बचाव रखिए अपना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका बचाव खुद का। टॉपिक शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। टॉपिक शुरू करते हैं डायरेक्टली सा। ग्रेविटेशन के बारे में हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्टली हमारी जो यूनिट है वो ग्रेविटेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। 9th क्लास को भी हम यहाँ टारगेट करके चलेंगे और प्लस इसके साथ हम 11th को भी टारगेट करके चलेंगे। दोनों क्लासेस के अकॉर्डिंगली मैं बना रहा हूँ कि दोनों के लिए क्रिटिकल टाइम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लॉस होगा तो वो इनको होगा। टीचर्स क्या करेगा, आपकी यूनिट्स छुड़वा देगा, आपके चैप्टर्स छुड़वा देगा। कोरोना की वजह से नहीं हुआ पेपर, उनको खुद को सेट करना है। जो बेसिकली सीबीएसई स्कूल है, स्टेट बोर्ड के अंदर तो पेपर ऑलमोस्ट आता ही है, बाहर से बोर्ड बनाता है कुछ एक स्टेट्स के अंदर, कुछ एक स्टेट के अंदर स्कूल के टीचर्स बनाते हैं। तो 9th क्लास सबसे ज़्यादा, 9th और 11th जो क्लास है वो सबसे ज़्यादा सर्वाइव करने वाली है बच्चे लॉकडाउन के अंदर। पिछली बार भी यही हुआ था, इस बार भी यही होगा। इन दो क्लासेस को सबसे ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ेगा लॉकडाउन के अंदर, और ये क्लासेस कर भी रही है पहले से। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली 9th क्लास के टॉपिक से शुरू किया है। +2 का भी मैं शुरू कर दूंगा धीरे धीरे आपके साथ। चलिए जी, ग्रेविटेशन के बारे में बात करने से पहले हमारे माइंड में सब एक ही चीज़ आती है, वो आती है कैप्लर्स और न्यूटन। न्यूटन के बारे में सबसे पहले बताया जाता है कि न्यूटन के बारे में हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा आता है। टीचर्स ने भी बताया होगा आपको कि न्यूटन ने किस तरीके से ग्रेविटेशन या फिजिक्स के लिए बोला गया। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को ही बोला जाता है। हो सकता है कुछ बुक्स है या कुछ आपके टीचर्स है वो फादर ऑफ फिजिक्स किसी अदर टीचर किसी अदर नाम को भी बोले, जैसे गैलीलियो को भी बोल सकते हैं। ठीक है, गैलीलियो बच्चे, जितनी मैंने फिजिक्स पढ़ी है, जितनी मैंने टीचिंग की है, उसके अंदर इतना ही मैंने सिखाया बच्चों को कि गैलीलियो को मॉडर्न फिजिक्स का पितामह बोला जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चे, मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स दैट इज ए गैलीलियो। देन फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो वो न्यूटन को ही बोला जाएगा बच्चे। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को ही बोला जाता है हमेशा से ही। टॉपिक मैंने इंटरेस्टिंग लिखा, अच्छी स्लाइड के साथ बनाया है। हमारे जो टाइप राइटर है उन्होंने कैप्लर्स वर्सेस न्यूटन्स, कैप्लर और न्यूटन के बीच में हम यहाँ डिफरेंस शुरू करेंगे कि कैप्लर्स नाम का भी एक व्यक्ति था। इसकी मैं बात करूं न्यूटन की, जो 1642 के अराउंड इसका जन्म होता है। 1642 के अराउंड नियर डियर इसका जन्म होता है। मैं एग्जैक्टली ईयर नहीं बता रहा, एक आइडिया बता रहा हूँ, इसके नियर डियर है इसका जन्म। लेकिन इसकी मैं बात करूँ, ये 1630 के नियर डियर तो इसकी डेथ हो जाती है, मतलब पहले डेथ हो गई थी। मैंने एक 1360 का एक क्राइटेरिया दिया है, इसकी नियर डियर इसकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन फिर भी न्यूटन को ग्रेविटी के मामले में ज़्यादा डाला जाता है कि जैसे ही न्यूटन बैठा एक पेड़ के नीचे, उसके सर के ऊपर आकर एक एप्पल गिरा, जिससे उसने क्या कर दी, खोज कर दी थी किस चीज़ की, ग्रेविटी की। ऐसा बताते हैं हमारे टीचर्स भी बताते हैं, मुझे भी अपने स्कूल लाइफ टाइम में यही बताया गया था। मैं भी स्कूल लाइफ में बच्चों को यही बताता हूँ। देन तो कैप्लर्स ने भी लो किए थे। कैप्लर्स के बारे में कैजुअल सी बात है, 9th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर ये चीज़ें हम पढ़ते हैं कि कैप्लर्स का क्या रोल प्ले किया होगा कैप्लर्स ने वहाँ पर। कैप्लर्स क्या था, कैप्लर्स के बारे में भी हमें वहाँ पता होना चाहिए कि कैप्लर्स ने किस तरीके से अपनी ग्रेविटी के बारे में बोला। कैप्लर्स ने अपने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ थे कैप्लर्स के। ठीक है, पहला लॉ किसके अकॉर्डिंग था, पहला लॉ था उसके ऑर्बिट के।
ऑर्बिट के अकॉर्डिंग था पहला लॉ। ये तीनों लॉ पे मैं अलग से लेक्चर आएगा अपने, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं कैजुअल से यहाँ समझा रहा हूँ, न्यूटन और केपलर्स के बीच में हमारा रिजल्ट जस्टिफाई हो जाए। ऑर्बिट के अकॉर्डिंग था। दूसरा लॉ केपलर्स का किसके अकॉर्डिंग था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी था। दूसरा लॉ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग था। तीसरा लॉ क्या था? टाइम रिवॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग था। टाइम के अकॉर्डिंग केपलर्स ने अपना थर्ड लॉ दिया था। ये केपलर्स के 3 लॉ थे। केपलर्स ने अपने 3 लॉ दे दिए थे, जो कब दिए थे? केपलर्स ने अराउंड 15th सेंचुरी के नियर डियर दे दिए थे। 16 सेंचुरी के नियर डियर दिए थे, ठीक है, 1670 सेंचुरी में दिए थे इन्होंने, क्योंकि लगभग 1585 के आसपास केपलर्स का जन्म बताते हैं, ठीक है। 1585 के नियर डियर उसका बर्थ बता रहे हैं, तो यही है कि 1590 में दे दिया होगा, 1585 में दे दिया होगा, या 1585 में उसका जन्म है तो 1590 में नहीं दे सकता, 1590 से 95, 97, 98, 99, इस तरीके से कहीं ना कहीं उसने अपने लॉज दिए थे, 3 लॉ। हमें इस डेट के ऊपर नहीं जानना, ना ईयर के ऊपर जाना, क्योंकि फिजिक्स कभी भी ईयर के बारे में नहीं पूछता। लेकिन न्यूटन ने जो अपना लॉ दिया था वो दिया था कब? 1642 में। जन्म हुआ 1642 में, और 1684 में इसकी बुक आई। उस बुक के अंदर उसने अपने लॉ के बारे में कहा था, जितने भी लॉज थे, थर्मोडाइनमिक्स का भी लॉ था। थर्मोडाइनमिक्स हम करेंगे यहाँ सीबीएसई के अकॉर्डिंग, जितना सिलेबस में वो करेंगे। न्यूटन्स ने थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर भी लॉ दिया था, हीटिंग इफेक्ट के बारे में। देन मोशंस के 3 लॉ थे, यहाँ पर लॉ था ग्रेविटेशन के अंदर। तो इतना डिफरेंस के बाद भी न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में याद किया जाता है। क्या रीज़न था? केपलर्स की ऐसी क्या कमियां रही थी जो न्यूटन की ने उन कमियों को दूर किया था? केपलर्स ने कुछ कमियां छोड़ी होगी, इस वजह से ही न्यूटन को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। केपलर्स की कमियों के बारे में मैं बात करूं तो केपलर्स ने किन चीज़ों का जिक्र नहीं किया था? केपलर्स ने सबसे पहली चीज़ तो मास का कभी भी जिक्र नहीं किया था। केपलर्स ने प्लेनेट है, जैसे अर्थ की बात करूं, मून की बात करूं मैं, तो उनका जो मास है ना, उस मास के बारे में केपलर्स ने कभी भी अपने पूरे टाइम के अंदर या तीनों लॉज के अंदर कहीं जिक्र नहीं होगा, किसी भी तरीके से उसके बारे में जिक्र नहीं है। आप देख रहे हो तीनों लॉज आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट है ऑर्बिट के अकॉर्डिंग, सेकेंड है एरिया के अकॉर्डिंग, और थर्ड है टाइम रिवॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। 3 लॉज थे। देन अब उसने क्या चीज़ें नहीं दी? मास के बारे में उसने कभी नहीं बताया, मास के बारे में नहीं बताया। दूसरी चीज और उसने क्या कमी छोड़ी? दूसरी चीज उसने छोड़ी थी डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस, या फिर मैं बोलूं रेडियस ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट। रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में केपलर्स कभी भी नहीं बोल पाया था। केपलर्स ने इस चीज के ऊपर कभी भी नहीं कहा कि रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या रोल रहेगा ग्रेविटी के अंदर। लेकिन न्यूटन ने इन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया था, इस वजह से न्यूटन का जो लॉ था वो बेटर माना गया केपलर्स के अकॉर्डिंग। इस वजह से न्यूटन को ज़्यादा पूजनीय मानते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स का जो मेडल है वो न्यूटन को ही मिला है अपने टाइम के अंदर, ये उसका रीज़न है। क्योंकि हर एक साइड से हम उसको डीपली करके चलेंगे। भी कल को कोई पूछ भी ले हमसे भी ये चीज़ कैसे आई, कल को हमें किसी टीचर्स का, आपकी क्लास के अंदर कोई टीचर्स आए और डायरेक्टली न्यूटन या ग्रेविटेशन के ऊपर हिट करे, तो हम उनमें डिफरेंस निकाल के उस टीचर से पूछ सके भाई क्या ये चीज़ एग्जैक्टली है या नहीं। यहाँ से हमारे आगे इस चीज़ के बारे में क्लियर होता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस क्या चीज़ है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, इसको हम किस तरीके से करेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस को क्या फंडा दिया न्यूटन ने? चलिए जी बात करते हैं। देखिए बच्चे, प्यारा सा टॉपिक है, ध्यान से। 2 बॉडी है, एक का मास क्या है? m1 है, दूसरी बॉडी का मास क्या है? m2 है। इसके सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर तक की डिस्टेंस क्या दे रखी है? d दे रखी है बच्चे। कुछ बुक्स इस d की जगह स्मॉल r भी लेती है, कुछ बुक्स d की जगह स्मॉल r भी लेती है। मैं r भी ले सकता हूँ, d भी ले सकता हूँ, वो मेरे पर डिपेंड है। मैं r लेके करवाऊंगा क्योंकि +1 की बुक्स r लेती है, NCERT की बुक्स d लेती है। क्लियर है? इन 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा?
वो फोर्स होगा मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल ऑफ इट्स मास। जो इनका मास है ना दो बॉडी का m1 और m2, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मल्टीप्लाई के साथ, गुणा करने पर जो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा वो मेरे पास क्या होगा, इसका मास होगा, फोर्स होगा इस बॉडी पे। अब फोर्स डिस्टेंस के केस में क्या अप्लाई होगा, जब डिस्टेंस होगी फोर्स के ऊपर तो वो क्या रिजल्ट अप्लाई करेगा डिस्टेंस के अंदर, डिस्टेंस के अंदर करेगा F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में डी स्क्वायर, डी ले ले रहा कोई दिक्कत नहीं है डी लेने से। इस चीज़ में और इस चीज़ में डिफरेंस क्या, ये डायरेक्टली अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो ये चीज़ बढ़ेगी, F अगर बढ़ा तो मेरे पास m दोनों में से किसी एक बॉडी का m बढ़ेगा, F अगर मेरे पास घटा तो मेरे पास दोनों में से किसी एक बॉडी का m भी घटेगा। ये होता है डायरेक्टली रिलेशन। इनवर्सली रिलेशन क्या होता है, उल्टा, जैसे F को मैं ले रहा हूँ 1 अपॉन में d के इक्वल, एक बार के लिए सोच रहा हूँ, d इज इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो f मेरे पास कितना आया 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 1। दूसरी बार मैंने d इज इक्वल टू 2 पुट किया तो f मेरे पास कितना आया 1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 0.5। d इज इक्वल टू मैंने तीसरी बार 3 पुट किया, मेरे पास क्या आया f इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 0.033। मतलब d मेरा बढ़ रहा है, f मेरा घट रहा है, d मेरा इंक्रीज हुआ, f मेरा डिक्रीज हुआ। ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ मेरे पास होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन बोलते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन किस तरीके से होता है या क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होगा। पूरा का पूरा आप कितने अपनी स्क्रीन के ऊपर देखा या फिर इस वीडियो को बैक लेके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। देन इस चीज़ को मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इस चीज़ को मैंने बोल दिया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड मैंने बोल दिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से रिजल्ट क्या आएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर, मेरे पास रिजल्ट आ चुका है ये। लेकिन कभी भी किसी इक्वेशंस के बीच में लेस देन आए, ग्रेटर देन आए, प्रोपोर्शनल आए, इन चीज़ों को इन इक्वेशन बोला जाता है। कभी भी इनको इक्वेशंस बोलने की गलती मत करना। इन ये जो सिंबल्स आएंगे, मतलब जिस चीज़ के बीच में इक्वालिटी का सिंबल आएगा उस चीज़ को क्या बोला जाता है, उस चीज़ को इक्वेशन बोला जाता है। जिस चीज़ में इक्वल का सिंबल आता है उस चीज़ को हम बोलते हैं इक्वेशंस, और जिस चीज़ में लेस देन, ग्रेटर देन, प्रोपोर्शनल आता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन इक्वेशंस बोलते हैं। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। क्लियर है? आई होप आप इस चीज़ के बारे में समझ चुके हो भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मुझे इक्वेशंस बनाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाया मैंने F m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर। मुझे इक्वल लेके आना तभी तो मैं इक्वेशन बना पाऊंगा। इसको इक्वल लेके आऊँगा तभी तो मेरे पास क्या होगी, इक्वेशंस होगी। इक्वालिटी का सिंबल लगा दिया और एक मैंने जी लगा दिया साथ में। क्लियर सी बात है। इक्वालिटी, इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह मेरे पास क्या है, इस प्रोपोर्शनल की जगह, प्रोपोर्शनल की जगह मेरे पास ये दो चीज़ें आ चुकी है। इफ़ जी मेरे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है जिसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं। जी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यहाँ तक आपका फर्स्ट लॉ फाइनल होता है, जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो यहाँ तक क्लियर होता है। इसके बारे में थोड़ा और करते हैं अपने। इक्वेशन क्या आई थी, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में डी स्क्वायर इक्वेशन आई थी। इस g की यूनिट फाइंड करते हैं, g की पहले वैल्यू निकालते हैं। F इंटू डी स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इज इक्वल टू जी। ये चीज़ आ चुकी है। मैं बात करूं इसकी यूनिट की, यूनिट इसकी क्या आएगी, यूनिट के बारे में बात करें अपन तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चे, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है,
मीटर, 2 टाइम्स है तो स्क्वायर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। देन मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम। रिजल्ट क्या आया मेरे पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर इनवर्स किलोग्राम है स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आई है, जी की मेरे पास है यूनिट आ चुकी है बच्चे, इस जी की यूनिट मेरे पास है, ये आई है। क्लियर है, आपने यूनिट निकालने का इसका तरीका देखा। अब बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आपने अपनी बुक के अंदर एक टॉपिक देखा है फ्री फॉल। आपने अपनी बुक के अंदर एक टॉपिक देखा है फ्री फॉल। उस फ्री फॉल के बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से जितना मैंने पीछे दिया है उस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे, जितना मैंने उसका दिया है उतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा बार बार टेक्निकली इशू आ रहा था, इस वजह से मैंने इसको बैक करके वापस किया है। वहाँ पे बार बार कोई नोटिफिकेशन शो हो रहा था पीसी के अंदर, इस वजह से। एक टॉपिक आपने किया होगा फ्री फॉल के बारे में, आपने कई बार फ्री फॉल के बारे में एक टॉपिक किया होगा। उस फ्री फॉल के टॉपिक के अंदर क्या चीज़ थी हमारी, फ्री फॉल के टॉपिक के अंदर हमने क्या किया था आज तक, किस तरीके का फ्री फॉल टॉपिक था हमारा। उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो फ्री फॉल टॉपिक कैसे था कि मेरे पास अर्थ है, इस अर्थ से मैंने एक कोई ऑब्जेक्ट, कोई पत्थर था मेरे हाथ में, इस पत्थर को मैंने ऊपर फेंक दिया गिवन डिस्टेंस के ऊपर। मान लो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या थी, h थी। मैंने एक h डिस्टेंस से उस पत्थर को ऊपर फेंक दिया, ठीक है। इस पत्थर, यहाँ पत्थर आया, इस पत्थर का मास क्या था, m1 था। अर्थ का मास मेरे पास क्या था, m2 था। मेरे पास इस पत्थर का मास क्या था, m1 था, और उसका मास मेरे पास क्या था, m2 था। बात कर रहा हूँ मैं फ्री फॉल की, तो F इज इक्वल टू मेरे पास रिलेशन क्या है, g m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर, ये रिलेशन था। जेन्युइन सी बात है। इसको मैंने फोर्स लगा के ऊपर फेंका, इस एक पत्थर को फोर्स लगा के इस पत्थर को मैंने ऊपर फेंका। कोई उसके ऊपर फोर्स लगा होगा जिसका मास मेरे पास क्या था, m1 था। कोई भी फोर्स था लगा होगा उसके ऊपर, उसका फोर्स क्या था, m1 उसके ऊपर मास था, और मैंने उसके ऊपर a गिवन एक्सेलरेशन से कोई फोर्स लगाया था। अब वो पत्थर ऊपर तो जा चुका है, यहां तक तो आ चुका है वो पत्थर, लेकिन जब वो पत्थर नीचे आया है तो क्या मेरा एक्सेलरेशन वहाँ काम करेगा, बिल्कुल ही नहीं करेगा बच्चे। मेरा एक्सेलरेशन काम तो जब ऊपर गया तो पत्थर पे काम कर रहा है। अब वो तो अर्थ के अंदर आ रहा है, अर्थ के पास आ रहा है, तो उस टाइम जो एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा है वो मेरे पास जी हो रहा है। जी जिस चीज़ को बोला जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एफ मेरे पास क्या हुआ यहाँ पर आते टाइम, m1 और g। जेन्युइन सी बात है, m1 और g। तो मैं यहाँ पर इस f की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, m1 और g लिख सकता हूँ। g इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन में d स्क्वेयर, ये चीज़ है। m1 से m1 कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास आया क्या, मेरे पास g इज इक्वल टू कैपिटल G m2 अपॉन में d स्क्वेयर। ये मेरे पास क्या आई, g की वैल्यू आ गई, स्मॉल g की वैल्यू। ये मेरे पास किस चीज़ की वैल्यू आई है बच्चे, स्मॉल g की वैल्यू आई है। कई बार ये भी दिया जाता है, टॉपिक का नाम मैं इसमें दे सकता था क्या, कि g वर्सेस कैपिटल G। ये टॉपिक भी हो सकता था। सेम एज इट इज, रिजल्ट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज़ है। ये इस कैपिटल G की वैल्यू निकालें, कैपिटल G की वैल्यू निकालते हैं तो रिजल्ट मेरे पास क्या आया, स्मॉल g की वैल्यू निकालते हैं। g का रिजल्ट क्या आया, g m2 अपॉन में d स्क्वेयर। d रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है बच्चे, रेडियस ऑफ अर्थ कितनी होती है, 6400
किलोमीटर, 6400 किलोमीटर होती है। जब मैं इसको मीटर में चेंज करूंगा तो मेरे पास मीटर की वैल्यू क्या आएगी, 64 इंटू 10⁻³ मीटर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मीटर के अंदर। मास ऑफ अर्थ m2 क्या है, मास ऑफ अर्थ क्या चीज होता है, मास ऑफ अर्थ मेरे पास क्या है, मास ऑफ अर्थ होता है 6.08 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये मेरे पास मास ऑफ अर्थ होता है। जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। सारी की सारी वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा। G इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है 6.018 इंटू 10⁻24 अपॉन में मेरे पास रेडियस कितनी है 6400 इंटू 10⁻3। यहाँ पर मैंने गलती से 24 लिख दिया, ये क्या है 10⁻24। सोल्व करोगे तो जी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 9.81। क्या 9.81 क्या आएगा हमारे पास। एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है बच्चे, एक्सेलेरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आएगा एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ जाएगी। इस पूरी चीज को सोल्व करोगे मेरे पास ये लास्ट में वैल्यू आएगी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ हम आगे वाले सेशन को कंटिन्यू करें। आपको कल नई वीडियो मिल जाएगी जब क्या होगा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ये आगे वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए बच्चे, सुरक्षित रहिए और स्टडी करते रहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू एवरीवन।